जुलाई 1947 में अमेरिका में यूएफओ को लेकर बहुत खलबली मची हुई थी। मुख्तलिफ शहरों से खबरें आ रही थी कि लोगों ने हवाओं में कुछ अजीब से उड़ते हुए यूएफओ को देखा है। केनेथ आर्नल्ड, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, अपना प्राइवेट प्लेन उड़ाते हुए उन्होंने 9 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा और वो कहते हैं कि इनकी स्पीड बहुत ही तेज थी, हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। व्यूअर्स, ये क्रीसेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स, इनकी रेशो बढ़ती जा रही थी, जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से क्लेम किए गए। मीडिया में भी इसकी धूम मची हुई थी। Strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. व्यूअर्स, जब ये सब कुछ चल रहा था तो मैक्सिको में एक बंदे को याद आया कि उसने अपने खेतों में बहुत ही अजीब गरीब मलबा पड़ा देखा था। वो इस मलबे को इकट्ठा कर रोजवेल शेरिफ के पास ले गए। व्यूअर्स, इस बात का इल्म होता है कर्नल विलियम ब्लैंकर को, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। और अगले ही दिन प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि हमें वाकई यूएफओ का सबूत मिल चुका है। मगर उससे अगले दिन ये खबर रिलीज की जाती है कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था और सबूत के तौर पर मेजर मार्शल की तस्वीरों को साथ लगाकर दिखाया जाता है। और इस तरह ये आवाम में खबर बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। व्यूअर्स, कुछ अरसे के बाद फिर से ये अफवाहें जन्म लेती हैं कि मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट को देखा गया है, जहां पर बहुत तेज बिजली चमक रही थी और एक बिजली उस क्राफ्ट पर भी गिरती है और तमाम एलियंस मारे गए। व्यूअर्स, 1980 में मेजर मार्शल एक किताब लिखते हैं रोजवेल इंसिडेंट के नाम से। वो अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मलबा उन्हें दिखाया गया था वो बिल्कुल भी जमीन पर बनाया गया नहीं लग रहा था। तब से रोजवेल इंसिडेंट की अहमियत बढ़ गई और नई नई थ्योरीज उभर कर आई। बिजली गिरने की वजह से जो एलियन क्राफ्ट क्रैश किया था उसमें दरअसल एक जिंदा एलियन बच गया था, ये लोगों का मानना है। और यूएस आर्मी ने उसे अपने कस्टडी में लेके उसे एक टॉप सीक्रेट जगह पर रख दिया। और यूएस आर्मी एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रही है और एलियन लाइफ पर रिसर्च करने की। और ये सब कुछ एक टॉप सीक्रेट जगह पर हो रहा है जिसका नाम है एरिया 51। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? Close encounters tonight. The Area 51 takeover has X-Wing 9, flying saucers, flying discs. Trespassers caught near Area 51. near Area 51. Area 51. Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? एरिया 51 दरअसल यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो कि रेगिस्तानों के बीचों बीच मिलती है और किसी भी आबादी से मीलों दूर। यहाँ पर आना, कोई भी एक्टिविटी करना और आम लोगों का अंदर जाना बिल्कुल मना है। इसके बाहर जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, बार बार वार्निंग 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 के बोर्ड्स भी। जून 2019 में बॉब लजार को जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। बॉब लजार यूएफओ जैसी चीज़ों पर बहुत यकीन रखते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत गहराई से फ्लाइंग सॉसर्स को स्टडी किया है और एरिया 51 को भी, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक रिसर्चर थे एरिया 51 में और वो एलियन टेक्नोलॉजी की रिसर्च कर रहे थे और उनका काम था एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. ये एरिया रेगिस्तानों के बीचों बीच है और इसके आसपास आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इस एरिया से सिर्फ एक लंबा हाईवे गुजरता है जिसकी लेंथ है 250 किलोमीटर और सिवाय एक छोटे से गांव के जिसका नाम रिचेल है। और 2019 की कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी आबादी सिर्फ 54 है। इस जमीन का इतना ज़्यादा आइसोलेटेड होने की वजह है लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल और इस ज़मीन का नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। इसके बाजू में ही एक और रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसका नाम है नेवाडा टेस्ट साइट और ये वो जगह है जहाँ पर अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की थी। और जहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जाए उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एरिया 51 को कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान मुकाबला जारी था। इसे बनाया गया था जहाज़ों की टेस्टिंग के लिए। 1950 में जो अमेरिका के सबसे बेहतरीन जासूस जहाज़ थे उनकी टेस्टिंग भी यहाँ की गई थी और इसे स्टार्ट से ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। और जहाँ इंफॉर्मेशन की कमी होती है वहाँ जन्म लेती है कॉन्स्पिरेसी। 1954 में अमेरिकन सदर डिवाइट आइजनहोवर एक सीक्रेट जगह की मांग करते हैं जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड रिकनेसेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सके। Story of top secret reconnaissance aircraft really begins midway in the 20th century, in the darkest days of the Cold War. और CIA के 2 बंदों की ये जिम्मेदारी लगाई जाती है कि वो एक ऐसी जगह की तलाश करें जहां पर ये स्टार्ट किया जा सके। व्यूअर्स, 1953 में आइजनहोवर की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्वाटोन, जिसमें बजट है 22 मिलियन का और उन्होंने एक ऐसा जहाज़ बनाना है जो 21,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ कर सके और 5,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के चल सके और 320 किलोग्राम के कैमरे जिस पर कैरी किए जा सके और जो किसी सैटेलाइट से भी डिटेक्ट ना किया जा सके
और इन सब उम्मीदों के साथ बनता है इनका स्पाई प्लान U2। The men were testing one of the most important tools of the Cold War. The U-2 spy plane. मगर 1960 में रूस की जानिब से एक U-2 प्लान को गिरा दिया जाता है और अमेरिका इस बात को तस्लीम करता है कि हम वाकई जासूसी कर रहे थे। Pilot Francis Gary Powers was shot out of the sky in his U-2, his aircraft destroyed. इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा जहाज़ बनाए जो इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, और इन सब उम्मीदों के साथ इनका बनता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। व्यूअर्स, इसकी रफ्तार थी 3400 किलोमीटर फी घंटा और ये 24,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर सकता था। कोई चांस ही नहीं था इसको गिराने का। व्यूअर्स, इस तरह के जहाज़ को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी था और CIA UFOs कंस्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देती है ताकि अपने जहाज़ को वो छुपा सकें, मगर वो सच भी नहीं बताते और इनकार भी नहीं करते थे। The language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. व्यूअर्स, इन जहाज़ों को सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले टेस्ट किया जाता था। अब इमेजिन करें ये अजीब से दिखने वाले जहाज़ जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये फ्लाइंग सॉसर ही दिखाई देंगे ना। CIA इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसलिए बढ़ावा देती है और एक दिन तक मीडिया में चलने देती है ताकि वो अपने प्लान को सीक्रेट रख सकें और किसी को भी पता ना चल सके कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मिशन में मसरूफ़ है। व्यूअर्स, वो अगले ही दिन अगर इसे वेदर बलून ना बताते तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैल जाता। और वैसे भी UFO का मतलब बेसिकली यही है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में ना पता हो कि क्या चीज़ हवा में उड़ रही है और वो अजीब सी दिखाई देगी, जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि तमाम स्पाई प्लान्स की टेस्टिंग एरिया 51 के करीब में ही की जाती थी तो इसलिए एलियंस को एसोसिएट कर दिया गया एरिया 51 के साथ। और बॉब लज़ार जो इस बात को क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिसर्च करने का, तो पता चला कि उनका कोई तालीमी बैकग्राउंड ही नहीं है और वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिसर्च कर रहे थे तो वो ऑफिशियली इनरोल नहीं कर पाए MIT से। व्यूअर्स, 2013 में CIA ने एरिया 51 को तस्लीम कर लिया और तमाम दस्तावेजात पब्लिक कर दिया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की बुनियाद पर। यह ऐसा कानून है जिसकी बुनियाद पर कोई भी शहरी किसी भी किस्म की हुकूमत से मालूमात मांग सकता है। Newly released CIA documents officially acknowledge the site for the first time. But if you're looking to gain insight into aliens or spaceships, you might be disappointed. और व्यूअर्स, लास्ट में ये कि यूनाइटेड स्टेट्स अब UFOs नहीं बुलाती क्योंकि UFOs एलियंस के साथ कुछ ज़्यादा ही एसोसिएट हो गए हैं। वो अब इन्हें बुलाती हैं UAP, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहले से पहले पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं इन्फॉर्मेशन से भरपूर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।